अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में बात करूंगा जो मौसम चल रहा है ना, उसी की। मौसम चल रहा है बारिश का, लेकिन बारिश की वजह से बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। और आज जब कुछ आंकड़े हमने खंगाले तो पता है आप, बाढ़ में कितने पैसे बह गए, लाखों करोड़ों। और बारिश का मौसम जैसे ही आता है, देश भर में ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आती है जो चौंकाने वाली होती है। क्योंकि सबको लग रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा बहुत पानी बरस जाएगा तो मौसम ठीक हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी तो इत्मीनान रहेगा। लेकिन ये क्या, यहां तो राहत की जगह आफत की बारिश हो रही है। और मैं आज राष्ट्र सर्वोपरि में बारिश की बात इसलिए कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं आप, क्योंकि बारिश ने देश का बहुत नुकसान किया है। देश के साथ साथ आपका भी बहुत नुकसान हुआ होगा, मैं बता रहा हूं आपको। और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर नहीं पता लगा है तो मैं बता रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। यह नुकसान आपको दिखता नहीं है, लेकिन मैं जब आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में तो आप सिर पकड़ लेंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि बारिश से जो हालात आपके शहर के, आपके गांव में हो चुके हैं, वो परेशान करने वाले होंगे, वाकई में परेशान करने वाले। कई लोगों के घर डूब गए होंगे, कईयों की महंगी महंगी गाड़ियां डूब गई होंगी, किसी किसान भाई के खेत पानी पानी हो गए होंगे, तो कहीं सड़क गड्ढा बन गई होगी, हुआ होगा ऐसा। लेकिन आपको पता है इन सब का कारण क्या है? आपको लग रहा होगा कारण तो एक ही है, बारिश। लेकिन बारिश तो होनी ही है, हर साल होगी, जब तक जीवन है तब तक होगी। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? सोचिए जरा, आपका घर डूब जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपके खेत में पानी भर जाएगा, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? आप जिस सड़क पर चलते हैं वो खराब हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे होने वाला नुकसान हैरान करने वाला है। हमारे यहां सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन सब का कारण बारिश नहीं है, सिस्टम है। बारिश से पहले आपको ठीक तरह से साफ सफाई करनी होती है, लेकिन वो भी आप लोगों से नहीं हो रही है। जनता परेशान है, इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में इसकी बात कर रहा हूं। नदी नाले इनसे साफ हो नहीं रहे, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं? आपका यही तो काम है। आपके काम ना करने से हमारा देश पीछे जा रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है। हम कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा आपके साथ पक्का हो रहा होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, आप लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे होंगे, ऑफिस ठीक समय पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, कई लोग तो अस्पताल नहीं जा पा रहे, सोचिए जरा। और इन सब का कारण, फिर बोल रहा हूं, हमारा सिस्टम जो सो रहा है, उसे ना बारिश से मतलब है ना किसी और मौसम से। वो मदमस्त हाथी की तरह बस चल रहा है, आपके अधिकारों को रेंगता हुआ। अगर उसे आपने अभी नहीं रोका तो ये हमारा भविष्य खराब कर देगा। मैं बता रहा हूं, हम और आप पीछे चले जाएंगे, देश पीछे चला जाएगा। इसलिए अपनी आंख कान खोलिए और देखिए इस बारिश से, सिस्टम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। भारत में हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। कई जगह पर तो बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना और एयरफोर्स तक की मदद ली जाती है। यह सिलसिला हर साल चलता है,
लेकिन सवाल यह कि क्या इस समस्या का कोई परमानेंट निदान नहीं है? क्या बाढ़ और बारिश के पानी को स्टोर और डाइवर्ट कर सूखाग्रस्त इलाकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सरकार और सिस्टम में बैठे कुछ नेता और अफसर इस समस्या का परमानेंट निदान चाहते ही नहीं है। क्योंकि अगर बाढ़ और बारिश से होने वाली समस्या का निदान हो गया तो इसकी वजह से मिलने वाला भारी भरकम राहत फंड बंद हो जाएगा, जो नेता और अफसर चाहते नहीं हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से हर साल लाखों करोड़ों का देश को नुकसान होता है। जहां बाढ़ आती है, बारिश ज्यादा होती है, वहां लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, घरों में रखा सारा सामान नष्ट हो जाता है, बाढ़ वाले इलाके की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके बाद सरकार लोगों के रेस्क्यू करने के लिए मोटी रकम खर्च करती है। हजारों करोड़ का राहत फंड जारी कर वहां की जीवन शैली को पटरी पर लाने का इंतजाम किया जाता है। इस दौरान सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बात अगर यूपी की करें तो 24 घंटे में बाढ़ बारिश की वजह से 14 लोगों की जान चली गई। दूसरे राज्यों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत में बाढ़ बारिश और कुदरती आपदा को लेकर स्विस री ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2023 में 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई। 2024 का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन ये 2023 के मुकाबले और ज्यादा होने का अनुमान है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 2013 से 2022 तक औसतन हर साल लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में कुछ बाढ़ और बारिश से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का जिक्र भी किया गया, जिसमें 2005 में मुंबई में बाढ़ और बारिश शामिल है। 2005 में बाढ़ की वजह से 5.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा, 2014 में जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़, 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ का जिक्र किया गया, जिसमें 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब जरा सोचिए कि क्या इतने बड़े नुकसान को रोका नहीं जा सकता है? भारत में बाढ़ बारिश की परेशानी को रोकना तो छोड़िए, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हर साल होने वाले जल भराव का भी परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई में जब तक बारिश से जल भराव और बाढ़ नहीं आएगी, तब तक राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी फंड जारी नहीं होगा। और पूरा खेल इसी फंड का है, जिसके जरिए सिस्टम में बैठे अफसर और नेताओं की दुकान चलती है। इनकी दुकान चल रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा इतना सब कुछ हो रहा है और हम चुप बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं बैठ। आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, और ये जिस शहर से तस्वीर सामने आई है वो विश्व के पटल पर पर्यटन का केंद्र है। जगह है राजस्थान का जोधपुर। जोधपुर में ऐसे हालात बन गए हैं जो पूरे भारत में जहां जहां हैवी रेनफॉल हो रहा है, भारी बारिश हो रही है, वहां की स्थिति आपको बता दें। लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर पर जोधपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सोचा होगा चले जाएं, कई लोग गए होंगे। वहां पर रेलवे स्टेशन पानी पानी हो गया है। आप सोचिए, यहां तक पानी भरा हुआ है, जाए तो जाए कहां? आप सोचेंगे कि शहर और गली में घूम लें, तो वहां भी पानी भरा हुआ है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। और गलियों में तो इतना पानी भर गया है कि दीवार तक बह गई है, सड़क तक बह गई है। अब आप सोचिए, बड़ा शहर जोधपुर, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन सिस्टम वहां पर सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। और सिर्फ एक सिस्टम नहीं सो रहा है, कई सारे लोग हैं लापरवाह, हिला हवाली कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। उन्होंने जयपुर, जोधपुर, आप राजस्थान का कोई भी शहर ले लीजिए, वहां की स्थिति ऐसी होगी। जोधपुर तो आज मात्र एक उदाहरण है, लेकिन आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि हमारा सिस्टम कैसे सो रहा है। एक दो नहीं, तीन तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए जरा, आप हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
जोधपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन अगर आप अभी जोधपुर की यात्रा करने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जोधपुर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जोधपुर से आई 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं। सबसे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, जहां स्टेशन दरिया बन गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, हर जगह जल भरा हुआ है। रेल की पटरियां डूब गई हैं। सोचिए जरा, जो लोग आज स्टेशन से आने जाने वाले होंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले भी अपने जूते उतारकर ड्यूटी कर रहे हैं। अब आपको जोधपुर की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर हम खुद चौंक गए। आप भी देखिए, एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ इतना भयानक शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा लग रहा है मानो कोई बारिश में पटाखे फोड़ रहा हो। शॉर्ट सर्किट के दौरान कुछ लोग दूर भागते भी दिखाई दिए, तो कुछ लोग घर के बाहर भाग रहे हैं। बारिश में इतना भयंकर शॉर्ट सर्किट कितना खतरनाक हो सकता है, ये वहां के लोग बता सकते हैं। ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। अब आपको जोधपुर की तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई। इस दौरान एक शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन तस्वीरें एक तरफ डराती हैं। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। वीडियो में आप देखिए, एक शख्स खड़ा हुआ है जो अपने घर का मेन गेट खोलकर उसे बंद करता है। इस शख्स के घर के बाहर गली में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये शख्स जैसे ही पीछे हटता है, उसके घर के मेन गेट का एक हिस्सा उस गली की पूरी दीवार के साथ ढह जाता है। धीरे धीरे गली की सड़क भी टूटकर बिखर जाती है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने दीवार और सड़क पर हथौड़ा चला दिया। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों घटनाओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है भ्रष्टाचार और हमारा सिस्टम। रेलवे स्टेशन पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश की वजह से शहर की कई गलियों में जल भराव है। एक तरफ गली में दीवार और सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से दीवार भर भरा कर गिर गई तो सड़कों में गड्ढे हो गए। यहाँ तक कि बारिश के दौरान बिजली के तारों को भी व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही हादसे को दावत दे रही है। अगर एक गलती होगी तो ये बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। राष्ट्र सर्वोपरि में कुछ और खबरें बताएं, उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। फेमस सिंगर हैं राहुल फाजिलपुरिया, उन पर किसी ने फायरिंग कर दी। खबर मिल रही है गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर यह फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने फाजिलपुरिया पर फायरिंग की है। कई पुराने इन्होंने गाने गाए हैं, फेमस सिंगर हैं, और ये इस हमले में, इस वारदात के बाद बाल बाल बच गए। कई फिल्मों में गाने गा चुके हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अब इन पर किसने हमला किया है, क्यों हमला किया गया है, इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, और अभी इनकी स्थिति ठीक है। ये हमले में बाल बाल बच गए। अब राष्ट्र सर्वोपरि का रुख करेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। ये खबर आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि आज ये स्थिति किसी एक जगह की नहीं है, कहीं की भी हो सकती है। देश भर में आप लोग क्या चाहते हैं? हर देशवासी क्या चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसके लिए सभी पूरी शिद्दत से, मेहनत से दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो कम से कम कोई ना कोई योगदान तो दे रहे हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत पर सोचिए जरा, यानी खुद भी काम नहीं करना है, और उसका नतीजा क्या होता है? हमको आपको भुगतना पड़ता है। हम तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम राष्ट्र सर्वोपरि में उनका कर्तव्य आज याद दिलाएंगे। वाकई में मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है। आपके ऑफिस में भी होंगे, वो काम ही नहीं करते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो बना बनाया काम बिगाड़ कर रख देते हैं। इसमें इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, बना बनाया काम बिगाड़ने में। इन्हीं की वजह से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। इन्हीं की वजह से जनता परेशान हो रही है। लेकिन आज इनके बारे में बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। जहां एक व्यक्ति अस्पताल जाने के लिए तड़पता रहा, एम्बुलेंस ने भी ठीक काम किया।
वो भी समय पर पहुंच गई, मरीज को ले भी लिया, लेकिन वो एम्बुलेंस वापस ही नहीं जा पाई। उसे कोई रोक रहा था। पता है कैसे रोक रहा था? जैसे बजरंगबली को बीच में राक्षस रोक रहे थे ना, ठीक वैसे ये राक्षस ही हैं आज। लेकिन आज कलयुग है, यहां आज राक्षस बन गया है प्रशासन, जो लोगों को जीने भी नहीं दे रहा है, अस्पताल भी नहीं जाने दे रहा है। और आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है और आप एक गड्ढे में फंस गए, आपको निकालने के लिए भी लोग आ गए, वो भी उसी गड्ढे में फंस गए, तो क्या होगा? फिर तो कोई ना कोई कसूरवार होगा ना। इसलिए मैं राक्षस कह रहा हूं, ये इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक गड्ढे में फंसने के बाद क्या हुआ, आपको देखना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। इक्कीसवीं सदी के भारत में एक तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहर हैं, जहां चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न अस्पताल, तो दूसरी तरफ महोबा जैसा छोटा जिला और गांव है, जहां आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। यहाँ के लोग अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, नेताओं से गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देख सकते हैं एम्बुलेंस भी खड़ी है, फंसी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल लोग आ रहे हैं यहाँ से। इस तस्वीर को देखिए, ये महोबा जिले के बरबई गांव की तस्वीर। इस गांव में एक शख्स की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस किसी तरह गांव के अंदर तो आ गई, मरीज को भी ले लिया, लेकिन उसे समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा पाई। वजह है गांव की कच्ची सड़क। बारिश की वजह से कीचड़ और पानी भर गया है, तो एम्बुलेंस आई तो जरूर, लेकिन जा नहीं पाई। कीचड़ वाली सड़क में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए कई बार कोशिश की गई। गांव से ट्रैक्टर तक मंगवा लिया गया, लेकिन जब जब ट्रैक्टर से खींचने की एम्बुलेंस को कोशिश की गई, तब वहां तार टूट गया और एम्बुलेंस को निकाल नहीं पाए। अब सोचिए, जो मरीज एम्बुलेंस में तड़प रहा है, उसकी इस दौरान क्या हालत हुई होगी। ये एम्बुलेंस खींची जा रही है, ये देखो, ये खींची जा रही है एम्बुलेंस। ये देख सकते हैं, ये टूट चुकी है, टोचिंग टूट चुकी है। एम्बुलेंस फंसी होने की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस टस से मस नहीं हुई। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बरबई गांव के लोगों की हालत क्या होगी। इसी सड़क से गांव के बच्चे स्कूल जाते होंगे, किसान अपनी फसल बेचने बाजार जाता होगा, शादी के सीजन में बारात आती होगी, यहाँ तक कि चुनावी सीजन में नेताजी इसी सड़क से वोट मांगने गाँव में आते होंगे। लेकिन अभी तक इस सड़क की हालत हमारे सिस्टम की तरह कीचड़ से भरी हुई है। ये देख सकते हैं एम्बुलेंस ये खींची जा रही है, ये देख ले, निकाल रहे हैं। ये टोचिंग कम 3 बार लगाई गई है, 3 बार छूट गई है यहाँ से। आप देश में किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में भी सवाल आ रहे होंगे। कईयों को तो यकीन भी नहीं होगा। ये वीडियो आपको AI जनरेटेड भी लग सकता है, क्योंकि आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस सड़क से हर दिन गुजरते होंगे, रोज रोज परेशान होते होंगे। ये भारत की सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है, कई सारे इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि सिस्टम को जगाना है, क्योंकि अगर शहर और गांव सड़क से जुड़ेंगे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो आपकी और हमारी तरक्की होगी। देखा आपने क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया तो हम राष्ट्र सर्वोपरि कैसे बनाएं। लेकिन आज एक और व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आपका सीधा तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन हां, आपका उसमें इंटरेस्ट है। जेल का एक काला सच। जेल आजकल जेल नहीं रह गई है, पता है आपको? जेल क्या हो गई है? एक बढ़िया ऐशगाह, बढ़िया फार्म हाउस टाइप का बन गया है, जहां बड़े बड़े अपराधी आते हैं और बड़े ही आराम से रहते हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। और हमें लगता है कि जेल में ये लोग सजा काट रहे हैं, लेकिन वहां पर सजा नहीं काटते, तो आराम से रहते हैं। अच्छा, आपको याद दिला देता हूं अगर याद नहीं है। बड़े बड़े माफिया यूपी के, याद है ना, जेलों में बंद थे। और जब बाबा ने कहा कि इनको लेकर आओ उत्तर प्रदेश, तो यहां नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पर ये ऐश कर रहे थे। इसका कारण था जेल में उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। और जेल में मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या वहां पर होने लगा है। कई माफिया तो आज भी जेल में बंद हैं।
और बड़े आराम से वहां पर रहते हैं कि जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वहां से अपना गैंग भी चलाते हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये लोग हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जेल में रहकर वहां आए छोटे मोटे अपराधियों को सुधरने नहीं दे रहे हैं। जेल होती है सुधरने के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया वहां पर आए छोटे मोटे अपराधी को और बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं ये खतरा बन गए हमारे लिए, क्योंकि अपराधी को सुधारने के लिए जेल बनाए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, वहां तो एक सामान्य सा, नॉर्मल सा अपराधी खूंखार हो गया है। इतना खूंखार हो गया है कि इसके लिए गृह मंत्रालय भी चिंता में पड़ गया है। सोचिए आप, गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई जेलों में ये चल क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जेलों में आपने देखा होगा क्राइम बढ़ गया है, पैसों का खेल चलने लगा है। और इसका सीधा कारण पता है क्या है? वहां का सिस्टम। उस सिस्टम को सुधारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में देश को धोखा दे रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा धोखा जो देश के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ना जाने जेल में कौन सी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अगर जेल जाकर भी अपराधी नहीं सुधरेगा तो वो समाज के लिए जहर बन जाएगा, देश के लिए जहर बन जाएगा। उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, देश के खिलाफ मोहरा बना सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस खबर को देखना चाहिए, जेल में कैसे सिस्टम जहर बना रहा है। देखिए जरा। दुनिया के किसी भी देश में अपराधियों को सुधारने के लिए जेल भेजा जाता है, जहां उन्हें समाज से दूर रखकर सुधारा जाता है। लेकिन अब ज्यादातर जेलों में जाने के बाद लोग सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। जेल में बंद अपराधियों की संगत में आकर वो कट्टर हो रहे हैं, संगठित अपराध का हिस्सा बन रहे हैं, जो दुनिया भर की सरकारों के लिए एक चुनौती बन गया है। भारत की जेलों में बंद कैदियों के लिए एमएचए ने इसे गंभीर चुनौती माना है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की सुधार के लिए व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने जेल में बढ़ते कट्टरपंथ को एक गंभीर चुनौती माना है और यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों की जेल, जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्रीय शासित राज्यों की जेलों को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने दरअसल सभी जेलों की स्क्रूटनी और कहीं ना कहीं जेलों में बंद कैदियों पर नजर रखने की बात की है। अमूमन देखा जा रहा है कि जेलों के अंदर हुई प्लानिंग का असर राज्यों में पड़ता है और कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। यही कारण है कि सभी मापदंड अपनाए जाएं, कैदियों पर निगरानी रखी जाए और खास तौर पर बड़े अपराधी, जो कि चाहे वो आतंकवादी हो या दूसरे हीनियस क्राइम से जुड़े हो, उन पर जेल अथॉरिटी नजर रखे, उनके व्यवहार पर नजर रखे। भारत की जेलों में बंद कैदियों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां किसी छोटे मोटे अपराध में जेल गया युवक जेल के अंदर किसी बड़े अपराधी की संगत में आ गया। इसके बाद वो जमानत पर बाहर निकला तो कई बड़ी वारदात में शामिल हो गया। जेल के अंदर बंद बड़े अपराधी ने उसकी मदद की, जेल से बाहर आकर वो उन्हीं अपराधियों के गिरोह का हिस्सा बन गया। एमएचए ने ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लिया है और कैदियों की रेगुलर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। देश के आम लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जेल में जाने से कोई शख्स सुधरने के बजाय बिगड़ रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत बार बाहर आते हैं, पेरोल पे आते हैं, जमानत पे आते हैं, ऐसे आते हैं, उसके बाद भी उनकी मानसिकता चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि उन पर नज़र रहेगी और उनका देखी जो नए लोग एक अपराध की दुनिया में जाना चाहते हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का कहना ये है कि जब वो जेल से पैरोल पर या जमानत पर बाहर आएँ तो कम से कम वो आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहें, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन पर अपनी नज़रें, अपनी निगरानी बनाकर रखेंगी। एक स्वच्छ समाज की और अच्छे समाज की स्थापना होगी। जब कोई भी अपराधी बाहर आता था तो कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता था, लेकिन अब सरकार की एक भी अपराधी ऐसा नहीं होगा जो बाहर निकलेगा जिस पर नज़र ना हो, जिससे कि क्षेत्र के अंदर या समाज के अंदर किसी प्रकार का भी दुरुपयोग वो लोग दोबारा ना कर सकें। गृह मंत्रालय ने जेल के व्यवस्था और कैदियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कैदियों में कट्टरपंथ की भावना ना बढ़े। एमएचए ने कैदियों का मूल्यांकन कर उन्हें अलग अलग रखने का भी जरूरी नियम बनाने का आदेश दिया।
हालांकि कोई भी जेलर अभी तक इस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर जेलर और वहां तैनात कर्मचारियों का एक सिस्टम बना हुआ है जो खुद कई बार कैदियों के गलत काम में उनकी मदद करते हैं। ऐसे में वो एमएचए की इस चिट्ठी पर कहें तो कहें क्या? देश का कोई भी शख्स इस बात को डंके की चोट पर कह सकता है कि जेल में अब कैदियों के सुधार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो जेलर को करनी चाहिए, सिस्टम को करनी चाहिए। एमएचए की इस चिट्ठी पर सभी जेलर्स को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जेल की व्यवस्था सुधार के लिए की गई है, ना कि छोटे अपराधियों को कट्टरपंथी बड़ा अपराधी बनाने के लिए। देखा आपने कैसे जेल में अपना नेक्सस चला रहे हैं। इन लोगों को इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि हमारे लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकते हैं, और इस खतरे के लिए आज हमने राष्ट्र सर्वोपरि में इनका सच दिखाया है। अब खबरों में आगे बढ़े, और आज एक और खबर हमारे सामने है जिसमें एक नेताजी का ड्रग लोक है। आप कहेंगे कि नेता तो काम करने के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए होते हैं। ये कैसी सेवा है भाई? आप ड्रग को लेकर कितना सजग है देश, जानते हैं नेताजी? हमारे युवाओं को नशे से रोकने के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको पता है? शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। आप उन योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ जो अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं ना, वही आज मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे नेता हमारे समाज में किसी जहर से कम नहीं है। और ये नेता एक राज्य में सीमित नहीं है। सोचिए जरा आप, ये एक राज्य के, कौन सा राज्य पता है आपको? कर्नाटक के नेता है, और ये कहां तक चले गए? महाराष्ट्र तक। इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रग लोक, क्योंकि एक दो जगह नहीं, इन्होंने कोशिश ये की थी कि ये पूरा नेक्सस अलग अलग राज्यों में फैला दें, युवाओं को नशे से भर दें। आपको एक याद होगी, फिल्म आई होगी उड़ता पंजाब। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है। आप जहां भी जाएंगे, आजकल ड्रग माफिया सक्रिय हो गए हैं, और इसलिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपसे जुड़ी हुई है। ये नौजवानों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। भारत जहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं और दुनिया में इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्हीं नौजवानों को ये लोग निशाना बनाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं इनकी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि ये लोग नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं, धीरे धीरे नशे का आदी बनाते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और यही नौजवान जो हमारे देश का भविष्य हो सकता था, कुछ अच्छा काम कर सकता था, वो नशे का आदी हो जाता है, वो दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं इन नेताओं को आज दिखाना जरूरी है, और आपके युवाओं को, हमारे युवाओं को, देश के नौजवानों को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ नौजवानों को जाल में नहीं फंसा रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी कुछ अच्छा कर सकती है देश के लिए, उन सबको जाल में फंसा रहे हैं। और ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये कई राज्य तक फैल गए हैं। लेकिन इस ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करना पड़ेगा, और ये नेताजी कांग्रेस पार्टी के हैं। इनकी शक्ल आपको दिखाता हूं, इनके किसके किसके साथ संबंध हैं, आज सब कुछ आपको देखना चाहिए। देश के नेता समाज के लिए आईना होते हैं, इनके ऊपर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर नेता तो जनता की सेवा के बजाय लूट खसोट में लग गए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में सिर से पांव तक डूबे हुए हैं। अब आप इन महाशय को ही देख लीजिए, कहने को ये कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। कल्याण पुलिस ने 120 बोतल कोडीन सिरप के साथ पकड़ा है। कांग्रेस से जुड़े इन महाशय का नाम लिंगराज कन्नी है, जो कर्नाटक के कलबुर्गी साउथ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। लिंगराज कन्नी की धमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे के साथ इनकी फोटो है। यही नहीं, कर्नाटक के कई बड़े नेताओं के साथ भी लिंगराज की फोटो आई है। यानी लिंगराज के ऊपर कर्नाटक कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन लिंगराज कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़कर ड्रग नेटवर्क को फैलाने में जुट गए हैं।
आप सोचिए, हमारे समाज के नेता ऐसे होंगे तो समाज किस तरफ जाएगा? क्या लिंगराज को यह पता नहीं था कि वो ड्रग के मायाजाल को फैला रहे हैं, देश के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं? उससे देश की एक पीढ़ी प्रभावित होगी, बिल्कुल पता रहा होगा, लेकिन पैसों के चक्कर में वो देश की नस्ल को बर्बाद करने की राह पर भी चल पड़े। लिंगराज की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसकी वजह यह कि कांग्रेस नेताओं पर पहले से ही बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज खुद ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हुई। यही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी पर भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये लोग अभी जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में लिंगराज जैसे नेता तो अपने बड़े नेताओं की राह जरूर पकड़ेंगे। देखा दर्शकों आपने, इन्हीं नेताओं को समझना होगा कि अगर आपको राष्ट्र सर्वोपरि बनाना है तो ये सब काम ना करें। बहरहाल एक और जानकारी आपको दे दूं, आपको मैं हर रोज बता रहा हूं कि हमने एक राष्ट्रवादी समूह बनाया है और इस राष्ट्रवादी समूह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं 19 जुलाई को एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको अर्नब गोस्वामी के साथ मिलने का मौका तो मिलेगा ही, अपने राष्ट्रवादी विचार साझा करने का भी समय मिलेगा। राष्ट्रहित में आप क्या सोचते हैं, कैसे हमारा देश तरक्की कर सकता है, कैसे हम लगातार जो दुनिया के सामने संदेश दे रहे हैं उसे विश्व के पटल पर स्थापित कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इंतजार मत करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ बिना वक्त गवाए और 19 जुलाई को हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा, मेरे रग रग में MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।